हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफुल 24 में। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भिन्न भिन्न के प्रकार तथा भिन्न पर आधारित संक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो समझना है भिन्न कहते किसे हैं। तो भिन्न है क्या? तो भिन्न एक प्रकार की परिमेय संख्या है जिसके अंश और हर दोनों धनात्मक होते हैं। यहां पर देखिएगा, भिन्न की परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। भिन्न है क्या? किसी संपूर्ण राशि का कोई भाग, चाहे वो किसी संपूर्ण राशि का पांचवा भाग हो, चाहे संपूर्ण राशि का छठा भाग हो, चाहे संपूर्ण राशि का सातवां भाग हो। तो इस तरीके से आप परिभाषाएं दे सकते हैं। तो देखिएगा, हम लोग परिभाषा कैसे देते हैं इसकी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब किसी पूर्ण राशि को, ध्यान दीजिएगा, जब किसी पूर्ण राशि को उसके किसी भाग के रूप में व्यक्त किया जाए तो उस रूप को भिन्न कहते हैं। यहां समझिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया जाएगा कि भिन्न कहते किसे हैं। तो यहां आपको समझना है, जब किसी पूर्ण राशि को उसके किसी भाग के रूप में व्यक्त किया जाए तो उस रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा, एक सेब है जिसके 6 भाग कर दिए गए। कितने भाग कर दिए गए? मान लीजिएगा एक सेब है जिसके कितने भाग किए गए? 6 भाग। तो चलिएगा, सेब तो एक ही है, उसके कितने भाग किए गए? तो भाग किए गए 6। कितने भाग किए गए? 6। यहां एक सेब तो जो है वो एक ही है, लेकिन उसके भाग कितने किए गए? 6। अब मान के चलिएगा एक सेब है, इसके 6 भाग कर दिए गए, 6 भाग हो गए। अब इसमें इसका कोई एक टुकड़ा निकाल दिया जाए, इसका कोई एक टुकड़ा क्या किया जाए? निकाल दिया जाए। अब इस टुकड़े को, यानी जो भाग आपने प्राप्त किया है, यदि आप इसको भिन्न में लिखना चाहते हैं तो एक सेब का 6 भाग किया गया था। कितना भाग किया गया था? 6 भाग किया गया था, जिसमें आपको मिला कितना है? आपको एक ही हिस्सा दिया गया है। तो इस हिस्से को हमें भिन्न के रूप में लिखना है, तो आपको यहां लिखना होगा 1/6। मतलब यह है, किसी संपूर्ण राशि का 6 भाग किया गया, जिसमें केवल आपको एक हिस्सा दिया गया। केवल कितना हिस्सा दिया गया? एक हिस्सा दे दिया गया है। तो हो गया 1/6। अब यहां पर बात की जाएगी जैसे 2/6। कितना? 2/6। तो जैसे ये मान के चलिएगा, एक राशि का 6 भाग किया गया। कितना भाग किया गया? 6 भाग किया गया, और आपको 6 भाग का 2 हिस्सा दे दिया गया। कितना हिस्सा दिया गया? 2 हिस्सा। तो अब आप अगर इसे भिन्न के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो यहां आपने लिखा है, जब किसी पूर्ण राशि को उसके किसी भाग के रूप में व्यक्त किया जाए तो उस रूप को ही हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अब किसी एक राशि का 6 भाग किया गया, जब उसका एक हिस्सा आपको दिया गया, यानी एक हिस्सा अलग किया गया और उसे भिन्न के रूप में लिखा गया, तो क्या कहा गया? 1/6। वहां से यदि 2 हिस्से निकालकर अलग कर लिए गए तो कहा गया आपको 2 हिस्सा मिला हुआ है, कितने में से? 6 हिस्से में से।
तो किसी एक संपूर्ण भाग का 6 हिस्सा किया गया, जिसमें आपको प्राप्त कितना हुआ, 2 हिस्सा प्राप्त हुआ, तो 6 भाग का 2 भाग आपको प्राप्त हो चुका है। यानी संपूर्ण राशि को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया, जिसके आपको कितने भाग दे दिए गए, 2 भाग दे दिए गए। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। मान लो कोई संपूर्ण राशि है जिसके 6 भाग कर दिए गए। अब 6 में से आपको कितने भाग दे दिए गए, 1 2 3 4 5 6। कितने भाग हो गए यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं। देखिएगा ये 6 भाग हैं। कितने भाग हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। 6 में आपको दिया कितना गया, मान लो कि आपको दे दिया गया 4 भाग। तो अब आप इसे निकाल दोगे, ये रहा 4 भाग। ये आपने 4 भाग छायांकित कर दिया। 4 भाग क्या कर दिया, छायांकित। तो शेष बचे कितने हैं, 2, लेकिन आपको मिले कितने, 4। 6 में से आपको 4 प्राप्त हो गए, तो कुल भाग कितने थे, 6। मिले कितने, 4। तो आपने क्या लिख दिए, 4/6। मतलब 4 मिले हैं कितने में से, 6 में से। इस संपूर्ण भाग को 6 खंडों में वर्गीकृत कर दिया गया, जिसमें आपको दिया कितना गया, तो दिया गया केवल और केवल कितना भाग, 4 भाग दे दिया गया है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 4/6। समझ में तो आया होगा, इतना आप समझिएगा। जैसे अब यहां इसकी एक और परिभाषा, उसको भी लिख देते हैं, उसको भी समझा देंगे साथ में। देखिएगा दूसरे तरीके से भी हम परिभाषित कर सकते हैं। दूसरे तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। जैसे किसी संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिखें। किसी संख्या को हम लोग अंश और हर के रूप में लिख दें, जहां पर अंश और हर दोनों धनात्मक हो। अंश और हर दोनों क्या हो, धनात्मक हो। तो यहां पर आपको दूसरी तरीके से भी परिभाषा को अपने समझ लेना है। वह संख्याएं जो अंश बटा हर के रूप में होती, वह संख्याएं जो अंश बटा हर के रूप में होती हैं, वह संख्याएं जो अंश बटा हर के रूप में होती हैं, जहां एक शर्त होता है, जहां अंश तथा हर धनात्मक हो। ये शर्त होती है। वह संख्याएं जो अंश बटा हर के रूप में होती हैं, जहां अंश तथा हर क्या हो, धनात्मक हो, क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहला। जैसे धनात्मक हो, इन्हीं को हम परमेय संख्याएं भी कहते हैं, लेकिन परमेय में ऋणात्मक भी हो सकती हैं। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, यहां केवल और केवल क्या होगा, धनात्मक। यानी वह संख्याएं जो अंश बटा हर के रूप में होती हैं, जहां अंश तथा हर धनात्मक हो, क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। भिन्न चाहे कहलाती है और चाहे कहलाते हैं, भिन्न कहलाती है। यहां आपको समझना है, वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में होती है, जहां एक शर्त दे दिया गया है, भिन्न के रूप में। यानी भिन्न आप तो कहेंगे, लेकिन किसके रूप में, अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में, अंश बटे हर के रूप में। लेकिन कंडीशन क्या दिया गया आपको, जहां अंश तथा हर धनात्मक होने चाहिए, कोई भी संख्या माइनस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अंश हो और चाहे हर हो। अब यहां पर हम लोग एक और तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। यहां पर देखिएगा, अंश बटा हर, अंश बटा हर से हम लोग यहां एक और परिभाषा को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहां देखना है, बटे का मतलब होता क्या होता है, बटे का मतलब होता है भाग। बटे का मतलब क्या होता है, भाग। जब हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं, जब हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं, तो जो भी रूप प्राप्त होता है, उसी रूप को हम क्या कहते हैं, उसी रूप को हम लोग भिन्न कहते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देनी है, दोनों संख्याएं धनात्मक होनी चाहिए। दोनों संख्याएं, जब हम एक धनात्मक संख्या से दूसरी धनात्मक संख्या में भाग देते हैं, तो इस दौरान जो रूप प्राप्त होता है, उसी रूप को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो इस तरीके से आप दो परिभाषाएं तो इसे समझ सकते हैं, और अंश बटे हर से
हम लोग एक तीसरी परिभाषा भी बना सकते हैं अपने आराम से, अपनी भाषा में हम लोग कह सकते हैं जब एक, क्योंकि यहां कहा गया धनात्मक, मतलब ये अंश भी धनात्मक होना चाहिए और हर भी धनात्मक होना चाहिए। तो यहां पर जब एक संख्या से जो कि आपकी धनात्मक होनी चाहिए, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जब एक धनात्मक संख्या को किसी दूसरी धनात्मक संख्या से भाग दिया जाता है, तो भाग देने के दौरान जो रूप आपको प्राप्त होता है उसी रूप को आप क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ चुका होगा। एक मिनट चेक कर ले वीडियो स्पष्ट है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है। तो देखिएगा, इसमें इतना पॉइंट तो आप समझ गए होंगे। अब यहां समझने वाली बात तो ये होती है, ये अंश क्या होता है और हर क्या होता है। अंश क्या होता है और हर क्या होता है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत पहले बता दिया गया है, संक्रियाएं आपके पास होती है केवल और केवल कितनी, 4 संक्रिया होती है, जोड़ घटाव गुणा और भाग, इसके अलावा और कोई भी संक्रिया बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यदि आपको जोड़ घटाव गुणा भाग अच्छे से आ रहा है तो समझिएगा आपको गणित बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत होगी नहीं। बस आप क्रम से पढ़ते जाएं, मेहनत करते जाएं, आपको जरूर समझ में आएगा। तो देखिएगा यहां अंश होता क्या है। यहां आपने कहा अंश बटा हर, यहां समझिएगा बटा है क्या, तो बटा एक भाग का दूसरा रूप है, भाग का जो दूसरा रूप है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बटा कहते हैं। आपको बताए थे कि जो भाग है यानी संक्रियाएं 4 ही है, जोड़ घटाव गुणा और भाग। तो यहां पर आप गुणा को तो गुना भी कहते हैं, और अगर का कहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब भी, जैसे लिखा है 3 का 4, तो यहां पर गुणा लगा तो नहीं है और ना ही आपको गुणा लगाना है, डायरेक्ट गुणा कर देना है। अगर आपने गुणे का चिन्ह लगाकर हल किया तो कभी कभी उत्तर नहीं भी आ सकता है, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इतना आपको जरूर ध्यान रखना है, अगर कहीं पर का शब्द लिखा हुआ तो सबसे पहले आप का को हल करिएगा, और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब गुणा ही होता है। तो गुणे का दूसरा रूप है, अगर दो संख्याओं के बीच में का शब्द आ जाए तो समझ लीजिएगा वहां पर है क्या, गुणा लगा हुआ है। इसके बाद चलिए देखते हैं, भाग की बात करते हैं। अगर मान लो लिखा 3 का 4 गुना, 3 का कितना गुना, 4 गुना, गुना का मतलब भी गुणा होता है और का मतलब तो आप जानते ही गुणा है। तो 3 गुणे 4, 3 चौके 12 हो जाएगा। इतना तो आपको स्पष्ट हो चुका होगा। अब यहां से चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो अंश बटा हर, इस बटे का मतलब क्या होता है, तो बटा का मतलब होता है भाग, बटा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो अंश बटा हर, जैसे मान के चलो आपको दे दिया गया 3/4, आपको एक भिन्न दे दी गई है 3/4। यदि हम इसको हल करना चाहें तो कैसे हल करते हैं, यहां लिखेंगे 3/4। 3/4 का मतलब है आप 3 में भाग दे दीजिए, किससे, 4 से, 3 में भाग दे दीजिए 4 से। तो इतना आपको ध्यान रखना है, 3 में 4 से भाग देना है और भाग देकर आपको मान प्राप्त कर देना है। तो यदि आप भिन्न में छोड़ेंगे तो भी सही है, भाग देकर दशमलव में ले आएंगे तब भी आपका मान जो आएगा वो सही ही होगा। तो यहां से स्पष्ट है बटे का अर्थ क्या होता है, भाग। अब एक बात समझना है आपको, देखना है यहां पर 3/4 का मतलब है 3/4, अर्थात यहां पर 3 में भाग की क्रिया करनी है, किससे, 4 से, यानी 3 में भाग देना है 4 से। तो आपको 3 में भाग देना है 4 से। तो यहां समझने वाली बात फिर यही है, यहां पर आपका जो 4 है वो आप जानते हैं जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, भाजक कहा जाता है। इतना ध्यान रखिएगा, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या को भाजक कहा जाता है, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसी संख्या को भाज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, इतना तो आपको स्पष्ट होना चाहिए, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, और उसी भाजक को हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं। देखिएगा बटे के नीचे है तो बटे के नीचे है तो हर है। तो आप यहां अब समझिएगा 3/4, 3/4, और 3/4 का मतलब है 3/4, और 4 का मतलब है भाजक, 4 का मतलब क्या है, भाजक, और भाजक किसे कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। तो अब यहां समझिएगा,
जिससे भाग दिया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और जिससे भाग दिया जाता है वही तो बटे के नीचे है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं। क्या कहेंगे, हर। तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसी संख्या को देखिएगा हम लोग क्या कहेंगे, हर। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे ही हर कहते हैं, जो बटे के नीचे होता है। किसके नीचे होता है, तो बटे के नीचे की संख्या को हर कहते हैं। यहां हम लोग समझते हैं बटे का मतलब भाग, तो चाहे आप परिभाषा देंगे यहां पर हर की, बटे के नीचे की संख्या को हर कहते हैं, या फिर जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या को हम लोग क्या कह सकते हैं, हर कहते हैं। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए अंश क्या है, तो भैया समझिएगा 3/4 का मतलब होता है 3/4, अर्थात 3 में भाग देना है। तो जिस संख्या में भाग देते हैं वही तो आपका क्या होता है, अंश होता है। जिस संख्या में भाग देना होता है उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर अब अगर कोई पूछ लेगा अंश क्या है, तो बटे के ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं, या फिर जिस संख्या में भाग दिया जाता है उस संख्या को अंश कहते हैं। तो अब चलिएगा यहां हम लोग कुछ लिखते हैं जैसे करके। चलिएगा, जैसे करके हम सबको लिखना है भिन्न। तो यहां पर होता है भिन्न बराबर, आप जानते हैं अंश बटा हर। अंश बटा हर के रूप में ही होती है वह संख्या जो अंश बटा हर के रूप में होती है, भिन्न कहलाती है। जहां पर कुछ शर्त होती है, अंश तथा हर दोनों क्या होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, ये हो जाता है। जहां अंश और हर दोनों क्या होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं, मान लो कोई सेब है जिसके 4 भाग किए गए, अब आपको 2 भाग दिया गया, तो 2 भाग आप वास्तव में प्राप्त किए हैं, तो ये माइनस में नहीं होगा। आप प्लस में 2 भाग प्राप्त किए हैं तो माइनस में नहीं होगा। अगर 4 भाग किया गया तो चारों भाग प्लस में होगा, स्पष्ट है। अगर एक सेब के 4 भाग किए गए, चारों आप आसानी से गिन सकते हैं, तो गिनेंगे 4 भाग और चारों भाग आपको प्लस में मिलेंगे, माइनस में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कहना कि यहाँ 4 भाग रखा जबकि 1 भाग भी ना हो। तो रखा रहेगा 1 भाग तब कहेंगे 1 भाग रखा, 2 रहेगा तो कहेंगे 2 भाग है, 3 है तो कहेंगे 3 भाग है। तो अगर किसी संपूर्ण राशि के 4 भाग कर दिए गए हों जिनमें वास्तव में आपको 2 ही भाग दिया गया है, तो आप कहेंगे 2/4, मतलब 4 हिस्सों में 2 हिस्से आपको मिल चुके हैं। 4 हिस्सों में कितने हिस्से मिल चुके, 2 हिस्से। अब यहां देखिएगा, इसमें हम लोग जैसे करके लिखते हैं। जैसे समझना है इसमें आपको, जैसे मान लो दे दिया गया 2/3। 2/3 मतलब किसी संपूर्ण राशि का 3 भाग कर दिया गया। किसी संपूर्ण राशि का 3 भाग कर दिया गया, और उस 3 भाग में आपको प्राप्त कितना हुआ, 2 भाग प्राप्त हुआ। कितना भाग प्राप्त हुआ, 2 भाग प्राप्त हुआ। जैसे मान लो एक कोई राशि थी, यहां आपकी पहली परिभाषा, जब किसी पूर्ण राशि को उसके किसी भाग के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहां ध्यान दीजिएगा, एक पूर्ण राशि है, एक क्या है, पूर्ण राशि है, फिर इसको उसके किसी भाग के रूप में व्यक्त किया जाता है। मान लो इसके कितने भाग किए गए, 3 भाग कर दिए गए। कितने भाग किए गए, 3 भाग कर दिए गए, वो भी बराबर बराबर। 3 बराबर भाग कर दिए गए, जिसमें आपको दिया कितना गया, 2 भाग दे दिया गया। तो अब आप यहां पर ऐसे छायांकित कर दीजिएगा, भागों की कुल संख्या थी 3, जो कि एक ही राशि के हैं। एक ही राशि के 3 भाग किए गए, तो 3 भाग हो गए, यानी बटे में आ गया 3, जिसमें आपको प्राप्त कितना हुआ, तो आपको 2 भाग प्राप्त हुआ है। तो आप लिखें 2/3 लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा, मान लो हो जाए 1/6, मतलब किसी एक राशि के 6 भाग कर दिए गए, उन 6 भागों में से आपको एक राशि यानी एक भाग प्राप्त हुआ। तो कहेंगे जो आपकी भिन्न है वह 1/6, यानी किसी पूर्ण राशि का 6 भाग किया गया जिसमें से आपको एक भाग दे दिया गया। फिर कहा जाएगा 5/8, किसी पूर्ण राशि का 8 भाग कर दिया गया, यानी उसे 8 बराबर भागों में बांट दिया गया। और 8 बराबर भागों में बांटने के बाद आपको कितना भाग मिला हुआ है, तो आपको मिला हुआ है 5 भाग। कितना भाग मिला हुआ है,
5 भाग तो यहां कहेंगे आप 8, यानी 5/8। तो ये आपकी रही भिन्न। अब देखिएगा, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहां पर आपको पढ़ना है भिन्न के प्रकार। किसके प्रकार? भिन्न के। तो 1 मिनट चेक करते हैं। जी हाँ, तो देखिएगा यहां से फिर आगे आप स्पष्ट कीजिएगा, कोई भी दिक्कत होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां से समझिएगा भिन्नों के प्रकार। तो भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। होती तो है कई प्रकार के भिन्न, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है उचित भिन्न। कौन भिन्न? उचित भिन्न, जिसे हम लोग सम भिन्न भी कहते हैं। सम भिन्न। एक होती है उचित भिन्न, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सम भिन्न भी कहते हैं। और एक दूसरी होती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। अनुचित को हम लोग क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। कौन भिन्न कहते हैं? विषम भिन्न। अब यहां आपको तीसरी भिन्न समझना है, जिसे हम लोग कहते हैं मिश्र भिन्न। कौन भिन्न? मिश्र भिन्न। मिश्र मतलब उचित अनुचित, मतलब जो आपका मिश्र भिन्न होता है वो अनुचित का ही रूप होता है। मिश्र भिन्न किसका रूप होता है? अनुचित का, जिसमें एक पूर्णांक होता है और एक उचित भिन्न होता है। तो यहां आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में या मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में आप बदल सकते हैं। किस भिन्न में बदल सकते हैं? अनुचित को मिश्र में और मिश्र को अनुचित भिन्न में आप बिल्कुल ही बदल सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। तो इतना नोट कीजिए, थोड़ा जल्दी नोट कीजिए, फिर आपको बताते हैं इन भिन्नों के प्रकार। और आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना है। तो पहले आप इसको नोट कीजिएगा थोड़ा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं आपको। एक बार थोड़ा बस कुछ मिनट के लिए आप जल्दी नोट कीजिएगा, ताकि अभी बहुत पॉइंट को आज सीखना भी है, तो थोड़ा फास्ट। हाँ, तो देखिएगा दोस्तों, अब हम सबको समझना है भिन्न के प्रकार। तो भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है सम भिन्न, एक होता है विषम भिन्न, और एक होता है मिश्र भिन्न। तो देखिएगा सम भिन्न, सम भिन्न को एक और नाम से जाना जाता है, उचित भिन्न के नाम से भी जाना जाता है। जो उचित हो, जो क्या हो, उचित हो। अब यहां पर आपको समझना है सम भिन्न है क्या, परिभाषा इसकी कैसे देते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपको एक पॉइंट दे दिया जाए, मान के चलिएगा यदि अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। यदि अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है, तो उस भिन्न को हम क्या कहते हैं, सम भिन्न या फिर उचित भिन्न कहते हैं। तो लिखो वह भिन्न, वह भिन्न जिसका अंश छोटा तथा हर बड़ा होता है। यानी वह भिन्न जिसका अंश छोटा तथा हर क्या होता है, बड़ा होता है। यानी वह भिन्न जिसका अंश छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा होता है, उस भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, उचित भिन्न या फिर सम भिन्न कहते हैं। चाहे उचित भिन्न कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, सम भिन्न कहते हैं। यानी वह भिन्न जिसका अंश छोटा तथा हर क्या होता है, बड़ा होता है, सम भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? सम भिन्न कहलाता है। जैसे आपको यहां समझना है, जैसे आपको दे दिया गया 3/4, 3/4, 3/4 का मतलब देखिएगा हर बड़ा है और अंश क्या है, छोटा। जैसे आपने यहां पर लिखा है अंश छोटा और हर क्या हो, बड़ा हो, तो उसे ही तो आप क्या कहते हैं, 3/4। जैसे मान लो कह दिया जाए 5/8, तो ये भी हो गया 5/8। तो यहां पर यह आपको स्पष्ट करना है यह कैसा भिन्न है। तो ये भी आपका सम भिन्न या फिर उचित भिन्न है। 8 हिस्से किए गए, जिसमें आपको 5 हिस्सा आराम से दिया जा सकता है। तो इस भिन्न को आप क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहिएगा। फिर देखिएगा
मान लो 9/14, तो यहां पर भी अंश छोटा और हर क्या है, बड़ा है, तो यहां भी आप क्या कहोगे, ये उचित भिन्न है। इस प्रकार से आप अनंत भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। अनंत का मतलब है अगर आप ऐसे भिन्न को ढूंढते रहेंगे तो कभी भी भिन्नों का अंत नहीं होगा। अनंत कोई संख्या नहीं है, अर्थात जिस भिन्न का कभी अंत ना हो उसी भिन्न को हम क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। मतलब भिन्नों की संख्या आप लिखते जाओगे कभी खत्म नहीं होगी, तो कहेंगे भिन्न कितनी होती है, तो कहेंगे आप भिन्न अनंत होती है, अर्थात इनका कभी अंत नहीं होता। तो चलिएगा, यहां होता है अनंत। ये तो रहा आपका उचित भिन्न या फिर सम भिन्न। इसी का ठीक विपरीत होता है, सम का ठीक विपरीत है विषम। सम का विपरीत विषम, उचित का विपरीत अनुचित। तो इसे कहेंगे अनुचित भिन्न। जो उचित ना हो उसे क्या कहा गया, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को ही एक और नाम दिया गया, विषम भिन्न। विषम भिन्न। अब देखिएगा विषम भिन्न क्या होता है। विषम भिन्न किसे कहते हैं, यहां ठीक इसी का उल्टा। अब की बार अंश बड़ा रहेगा और हर क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अंश अगर बड़ा और हर क्या है, छोटा है, तो उसे क्या कहेंगे आप, कहेंगे अनुचित भिन्न अर्थात विषम भिन्न। तो लिखेंगे वह भिन्न जिसका अंश बड़ा तथा हर छोटा होता है, विषम भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वह भिन्न जिसका अंश बड़ा और हर क्या होता है, छोटा होता है, क्या कहलाता है, विषम भिन्न कहलाता है। जैसे जैसे में आपको समझना क्या है, जैसे देखिएगा मान लो लिखा हुआ 5/3, क्या लिखा हुआ हो, 5/3 लिखा हुआ हो, तो इस भिन्न को आप क्या कहेंगे, इस भिन्न को आप कहेंगे अनुचित भिन्न। ये उचित नहीं है बल्कि है क्या, अनुचित, क्योंकि 3 हिस्सों में आपको 5 हिस्सा कभी नहीं मिल सकता, तो ऐसी भिन्न को आप क्या कहेंगे, उचित नहीं है बल्कि अनुचित है। तो यहां पर आपको समझना क्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। अब हम लोग इसको भाग देकर मान निकालेंगे। तो 3 से भाग दीजिएगा किसमें, 5 में। 3 एकन्नम 3, क्या बच गया, 2। मतलब ये है कि एक तो पूरा पूरा आपको प्राप्त ही हुआ है और अभी आपको 2 में भाग देना है, किससे, 3 से। तो हम यहां लिख सकते हैं एक सही, मतलब आपको एक पूरा पूरा प्राप्त हो गया है, और फिर है 2/3। मतलब यहां इसका है क्या, जो आपका 5/3 है, ये आपका विषम भिन्न है। इसी को हम लोग अनुचित भिन्न भी कहते हैं। ये उचित क्यों नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि उचित के लिए होना क्या चाहिए, उचित के लिए अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। यहां पर देखिएगा, अब एक मान लो कोई एक संपूर्ण पदार्थ है जिसका जब आप 3 भाग कर देंगे तो फिर 5 भाग आपको कहां से मिल पाएगा। जब आपने 3 ही बराबर भागों में बांटा है तो आपको 5 भाग तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार इस भिन्न को हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न कहते हैं। तो इसको भाग देते हैं, भाग देने के बाद कुछ मान प्राप्त करते हैं। तो यहां पर जब हम लोगों ने भाग दिया तो पूर्णांक प्राप्त हुआ 1। मतलब ये है कि जब आपको वस्तुएं या राशियां दी गई या कोई पदार्थ दिया गया, तो यहां पर आपको एक पदार्थ पूरा पूरा दे दिया गया, एक पदार्थ आपको पूरा पूरा दे दिया गया और एक दूसरा पदार्थ लिया गया जिसके 3 हिस्से किए गए, और 3 हिस्से के बाद आपको 2 हिस्सा दिया गया। जैसे मान के चलिएगा 5/3 का मतलब है आपको एक सेब तो पूरा पूरा दे दिया गया। जैसे 5/3 सेब का मतलब मान लो कह दिया जाए 5/3 सेब चाहिए। 5/3 सेब का मतलब क्या होगा, तो यहां पर आपने भाग दिया तो जिससे ये प्राप्त हुआ, एक तो आपको पूरा पूरा मिल गया है, तो यहां एक सेब आपको पूरा पूरा दे दिया गया, उसमें कुछ भी काटा पीटा नहीं गया, अर्थात उसका कोई भाग नहीं किया गया। तो एक सेब तो पूरा पूरा मिल गया। एक और सेब है जिसे कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। अब 3 भाग में से आपको 2 भाग दिया गया, अर्थात एक भाग गायब कर दिया गया। तो ये 2 भाग आपको दे दिया गया,
तो ये आपको जो मान प्राप्त हुआ है, ये कितना प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ 5/3। 5/3, क्योंकि यहाँ एक सेब तो आपको पूरा पूरा दे दिया गया था, उसके भी अगर मान लो 3 हिस्से किए जाए तो आपको उसमें तीनों हिस्से दे दिए गए। कितने हिस्से दे दिए गए? 3 थे, 3 के तीनों हिस्से आपको दे दिए गए। इसके बाद दूसरा वाला जो सेब आपका था, उसके भी 3 हिस्से किए गए, जिसमें आपको 2 हिस्से दिए गए। तो एक तो आपको पूरा पूरा मिल गया है और शेष में आपको मिला हुआ है 2 हिस्सा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, एक सही, एक पूरा पूरा मिला है और दूसरे में 3 हिस्सा किया गया, जिसका आपको 2 भाग दे दिया गया है। तो ये हो गया एक पूरा पूरा, फिर है 2/3, अर्थात 3 का 3 हिस्सों में से 2 हिस्सा। तो इस तरीके से इस भिन्न को आप क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न, या फिर इसी को आप क्या कहते हैं? विषम भिन्न भी कहते हैं। यहां पर इतने ध्यान रखना है, अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा? छोटा होगा। बस आपको केवल समझते जाना और हल करते जाना, कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। तो ये आपका जैसे 8/7, 9/2, 11/6, ऐसे डाट डाट ये भी क्या होगा? अनंत। अर्थात यहां पर भी अगर ऐसे आप भिन्न लिखते जाएंगे तो इसका कभी अंत नहीं होगा। सुबह शाम दिन रात 2-4 वर्ष बीत जाएगा, लेकिन कभी भिन्नों का जो क्रम है वो खत्म होने वाला नहीं है। तो इतना ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका उचित भिन्न और ये रहा आपका अनुचित भिन्न। तो दो भिन्नों में आपको थोड़ा सा ही समझना है। अगर अंश छोटा और हर बड़ा है तो कहेंगे उचित भिन्न है, क्योंकि आप 4 भाग में से 3 भाग तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अब एक संपूर्ण कोई राशि लीजिए, जिसके 4 भाग कीजिए, उसमें से 3 काट के आपको मिल सकता है। लेकिन यहां पर कोई एक राशि जिसका 3 भाग करके आपको 5 नहीं मिल सकता, तो इसी भिन्न को क्या कहा जाता है? अनुचित भिन्न कहा जाता है। ये उचित नहीं है बल्कि अनुचित भिन्न है तो भिन्न ही लेकिन उचित नहीं है। इसमें समस्या ये है, इसमें कुछ भाग आपको पूरे पूरे दे दिए जाते हैं और कुछ भाग आपको तोड़ कर दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब आपको अपना अंतिम भिन्न समझना है। मुख्य तीन भिन्न हैं कई, लेकिन यहां मुख्य कितने हैं? तो 3 हैं। तो कहेंगे मिश्र भिन्न। कौन भिन्न? मिश्र भिन्न। अब यहां पर जिसमें पूर्णांक के साथ साथ, मतलब यहां पर होगा क्या? जिसमें उचित भिन्न भी होता है और साथ में पूर्णांक भी होता है। साथ में क्या होता है? पूर्णांक। तो यहां पर आपको समझना है मिश्र भिन्न कहते किसे हैं। तो यहां आप कह सकते हैं विषम भिन्न। जो आपको विषम भिन्न दिया है, इसी के सरलतम रूप को हम क्या कहते हैं? विषम भिन्न के सरलतम रूप को हम लोग यहां कहते हैं कौन भिन्न? मिश्र भिन्न। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, विषम भिन्न की सरलतम रूप को, विषम भिन्न के सरलतम रूप को मिश्र भिन्न कहते हैं। इसके सरलतम रूप को ही क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न के सरलतम रूप को ही क्या कहा जाता है? मिश्र भिन्न कहा जाता है। अभी आपको हल करके बताए थे, भाग देने से कुछ मान तो आपको पूरे पूरे प्राप्त होते हैं। अर्थात पूर्णांक तथा उचित भिन्न, पूर्णांक तथा उचित भिन्न के योग से जो मान प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। तो यहां पर आप यही समझ लीजिएगा, विषम भिन्न के सरलतम रूप को ही क्या कहा गया? तो विषम भिन्न के सरलतम रूप को ही कहा गया है मिश्र भिन्न। जैसे यहीं से देखिएगा 5/3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? 5/3। मतलब यहां पर है 5 में भाग देना है किससे? 3 से। तो 3 एकन्नम 3। अभी आपका 2 बचा हुआ। अभी एक तो आपको पूरा पूरा मिल चुका है, सरलतम रूप की बात हो रही है। तो यहां पर देखिएगा एक पूरा पूरा आपको मिल गया है, लेकिन अभी आपको यहां पर 2 हिस्सा चाहिए। कितने में से? 3 में से। तो एक हिस्सा आपको पूरा पूरा, एक पदार्थ तो आपका जो भी राशि था, चाहे वो कोई भी पदार्थ रहा हो, एक तो आपको पूरा पूरा मिल चुका है। लेकिन अभी उसी पदार्थ के, यानी जो दूसरे रूप में है, उसका 3 खंड किया गया, जिसमें आपको अभी 2 खंड मिलना चाहिए।
तो 2/3। यहां पर इसे कहेंगे जो आगे पूर्णांक लिखा होता है इसे सही पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? एक सही, मतलब आपको एक पूरा पूरा मिल चुका, उसे काटा पीटा कुछ नहीं गया है, तो एक सही है, फिर 2/3। एक सही 2/3 का अर्थ है एक तो आपको पूरा पूरा मिल चुका है, फिर आपको दूसरी राशि का 3 हिस्सा करके 2 हिस्सा प्राप्त करना है। 3 हिस्सा करके 2 हिस्सा क्या करना है? प्राप्त करना है। तो ये हो गया आपका मिश्र भिन्न। कैसा भिन्न है ये? मिश्र भिन्न। इस तरीके से देखेंगे 8/7, इसका सरलतम रूप क्या होगा? 8 यानी 7 माइनस कर दीजिए, 1 बचा। अब एक भाग तो आपको पूरा पूरा मिल चुका है, एक भाग आपको पूरा पूरा मिल चुका है। अभी आपको एक भाग चाहिए, कितने में से? 7 में से। 7 भाग में से अभी आपको एक भाग चाहिए, तो कहेंगे 1/7। इस तरीके से आपको और देखना, जैसे लिखा 9/2। 9/2 इसका मतलब है 9/2 का 9/2 का मतलब है 2 से भाग देना है, किसमें? 9 में। 2 चौके 8, क्या बच गया? 1। मतलब 4 भाग तो आपको पूरा पूरा मिल ही चुका है। अभी आपको एक भाग चाहिए, कितने खंडों में से? 2 खंडों में से। 4 तो आपको पूरा पूरा मिल गया, मान लो आपको कितने सेब चाहिए? 9/2 सेब चाहिए, तो वहां 4 सेब आपको पूरे पूरे दे दिए गए। अभी आपको एक भाग चाहिए, कितने भागों में से? 2 में से। अब किसी भी सेब के 2 भाग किए जाएं, कितने भाग किए जाएं? 2, जिसमें से भी आपको एक चाहिए, तो ये हो गया 1/2। यानी 4 तो आपको पूरा पूरा दे दिया गया, फिर जो पांचवा सेब है उसका 2 हिस्सा किया गया, जिसमें से आपको एक हिस्सा दे दिया गया, तो ये हो गया 4 सही 1/2। इस तरीके से आप इसको तोड़ते जाएंगे, एक और बचा हुआ उसको भी तोड़ देते हैं। 11/6, तो 6 से भाग देंगे 11 में, 6 एकन्नम 6, 6 एकन्नम 6। अभी 5 बचा हुआ है, और कितने में से? 6 में से। तो आपको मान लो सेबे की बात की जाए तो 6 सेब आपको पूरे पूरे दे दिए गए, और जो आपका 7वां सेब है उसका कितना भाग किया गया? 6 भाग किया गया, जिसमें आपको 5 हिस्से उसमें से दे दिए गए। 6 टुकड़ों में से 5 टुकड़े आपको दे दिए गए, तो ये हो गया 5/6। तो 6 सही मतलब 6 पूरा पूरा है, और फिर 6 टुकड़े किए गए एक सेब के, जिसमें से 5 टुकड़े आपको दे दिए गए, तो हो गया 6 सही 5/6। ऐसे ऐसे डॉट डॉट, ये भी क्या होगा? अनंत। मतलब जो भिन्न होती है, चाहे वो सम भिन्न हो, चाहे विषम भिन्न हो, और चाहे मिश्र भिन्न हो, इनका जो क्रम होता है वो अनंत तक जाता है, कभी ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। तो चलिएगा, इतना आप लोग नोट कीजिए। फिर देखते हैं भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। थोड़ा जल्दी नोट कीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग समझने वाले हैं भिन्नों की संक्रियाएं। भिन्नों की संक्रियाएं। अब आपको यहां पे समझना है भिन्नों की संक्रियाएं। भिन्नों की जो संक्रियाएं हैं वो होती क्या है, तो आपको समझना है। इसमें पहली संक्रिया आपके पास है, कितनी संक्रिया? तो आपको इसके पहले बताया गया है संक्रियाएं कुल होती कितनी है, तो संक्रियाएं 4 ही होती हैं। चाहे वो अंक गणित को ले लिया जाए, चाहे बीज गणित को ले लिया जाए, और चाहे रेखा गणित को ले लिया जाए। मतलब कोई भी गणित होगा तो उसमें जो संक्रियाओं संक्रियाओं की संख्या है वो है कितनी, तो कहेंगे आप 4। कौन कौन? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। नहीं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, यही 4 संक्रिया होती है, पांचवी कोई संक्रिया नहीं है। हाँ, ये है कि उसके रूप अलग अलग हैं। तो ये समझिएगा, पहले आपको यहां पढ़ना क्या है? जोड़। दूसरे पॉइंट पे क्या है आपका? इसे अंतर या घटाव भी कहते हैं। चाहे आप अंतर कहेंगे और चाहे क्या कहेंगे? घटाव। इसके बाद में है, घटाव को अंतर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट आपका क्या है? तीसरी संक्रिया क्या है? गुणा। तीसरी संक्रिया क्या है? गुणा। और जो आपकी चौथी संक्रिया होती है वो होती है भाग। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझना है इन चारों संक्रियाओं को, क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये 4 संक्रियाएं हमेशा मिलती रहती हैं।
आप किसी भी लेवल की तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि वहां पर मैथ के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 4 संक्रियाएं जरूर मिलेंगी, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो देखिएगा यहां से हम लोगों को समझना है, क्योंकि हम लोग पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुणा भाग कर चुके हैं, दशमलव वाली संख्याओं का भी जोड़ घटाव का अध्ययन कर चुके हैं। गुणा भाग सब सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बस यहाँ केवल दशमलव का खेल होता है, बाकी सारी संक्रियाएं सेम होती है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं भिन्नों पर। तो भिन्नों में देखेंगे भिन्नों का योग क्या है। तो आज हम लोग हल करते हैं 4 संक्रियाओं में पहली संक्रिया को। तो इतना ध्यान रखिएगा, जो आपकी पहली संक्रिया है वो है क्या? जोड़। क्या है? जोड़। अब किसके जोड़ की बात हो रही है? तो भिन्नों के जोड़ की बात हो रही है। किसके जोड़ की बात हो रही है? भिन्नों के जोड़ की बात हो रही है। तो इतना समझिएगा, संक्रिया है कितनी तो आप जानते हैं, संक्रिया है 4। तो अब की बार है भिन्नों का जोड़ कहें, या फिर जोड़ को दूसरी भाषा में हम लोग योग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? योग। तो हमें पढ़ना है भिन्नों का योग या फिर भिन्नों का जोड़। तो यहां पर आपके पास भिन्नों के योग की भी 2 स्थितियां हैं। एक तो ऐसी स्थिति है कि हर समान हो, दूसरी ऐसी स्थिति है कि हर समान ना हो। तो यहां पर आपको योग पढ़ना है। अब योग में देखना क्या है? पहली स्थिति है हर समान हो। पहली शर्त है कि हर क्या हो? समान हो। और दूसरी शर्त यहां पर है हर, चाहे कहेंगे समान ना हो, चाहे कहेंगे हर असमान हो। हर क्या हो? असमान मतलब अलग अलग या फिर भिन्न भिन्न। हर क्या हो? असमान हो। अब देखिएगा यहां से आपको 2 तरीके के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। एक तो हर समान होगा और दूसरा कि हर समान नहीं होगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझ के पढ़ाई कीजिएगा। आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छे से आपको गणित समझ में आएगी भी। फिर भूलने वाले नहीं है आप, एक बार समझ जाओ अच्छे से बस। तो यहां देखिएगा, जैसे हर समान में एक क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर एक नियम होता है। नियम क्या होता है? यदि हर समान है, यदि हर समान है तो एक हर उतार लेते हैं। यदि हर समान है तो एक हर क्या करते हैं? उतार लेते हैं। और उसके बाद में जो अंश हैं वो आपस में जोड़ दिए जाते हैं। अंश आपस में क्या किए जाते हैं? जोड़ दिए जाते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 3/5 प्लस 4/5। अब आपसे पूछा जाए कि इसका योग क्या होगा। तो अब आपको समझना है कि दोनों के हर क्या है? बराबर है। तो आप यहां पर एक हर उतार लीजिएगा। एक हर उतारने के बाद आपको अंश वैसे ही नोट कर देना है। तो अंश है 3+4। उम्मीद करते हैं आपको अंकों का जोड़ तो आ ही रहा होगा। यहाँ 4 और 3 जोड़ेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3, दोनों को गिन लेंगे तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। और बटे में कितना? 5। यहां पर आपको योग आसानी से मिल चुका है 7/5। जैसे कह दिया जाए 13/56, 13/56 प्लस 15/56। यहां बात की जाए, देखिएगा दोस्तों, 13/56 और 15/56 की बात हो रही है। तो दोनों के जो हर हैं वो समान है। नियम अभी आपको बताया गया कि यदि हर समान है तो आप एक हर क्या कीजिए? उतार लीजिए। और एक हर उतारने के बाद अंश को वैसे ही चिन्ह सहित लिख दीजिए। तो एक हर नोट कीजिएगा 56, ऊपर आ गया यानी 13+15। 15+13 भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए ऐसे लिख दीजिए 13+15। अब यहां पर जोड़ना तो आपको आ जाना चाहिए। 5 था, 3 आपको और मिल गया, तो 5 और 3 8, 1 और 1 2, 15 और 13 कितना हो गया? 28 बटे कितना? 56। यदि अब आप काटना चाहे तो आप तुरंत ही काट सकते हैं, यदि कट रहा हो तो देखिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अभी तो आप जोड़ पढ़ रहे हैं तो जोड़ पे ही ध्यान दीजिए। हम एक बार यहाँ बता दे रहे हैं, लेकिन आप परेशान मत होना, अगर समझ में नहीं आएगा तो भी आप ऐसी संख्या लीजिए जो अंश को भी काट दे और हर को भी क्या कर दे? काट दे। तो देखिएगा ये तो डायरेक्ट 28 से ही कट रहा है। 28 का नाम 28, 28 दूना 56।
28 का नंबर 28, 28 दूना 56। अगर 28 से नहीं काट पाते तो 7 से काट दीजिए या फिर 4 से काट दीजिए। देखो 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौके कितना हुआ 28 और 7 अठे 56। तो यहां पर ऊपर आया 4 और नीचे आया 8। फिर आप काटना चाहे तो काट सकते हैं। 4 एकन्नम 4 और 4 दूना 8, 1/2। यहां तक ले आएंगे तब भी उत्तर आपका सही है। और अगर यही छोड़ देंगे 28/56 पर, तब भी आपका उत्तर सही ही है। तो इतना ध्यान रखिएगा। अगर अभी तो आपको भाग बताया नहीं है, भाग बताएंगे तो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए अगर आप केवल जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़िए, काटना चाहते हैं तो आप काट भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब? जब एक ही संख्या दोनों को काट रही होगी तभी काटिएगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं काट सकते आप। जब आप अंश और हर दोनों को काट पाइएगा किसी एक ही संख्या से, तभी काटिएगा। इतना तो आप समझ गए। तो ये स्थिति होती है कब? जब हर समान होता है तब। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग जरूर पढ़िएगा, इसको नोट कीजिएगा और सवाल जरूर लगाइएगा। 9/6 प्लस 3/6, 16/27 प्लस 4/27। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि हर समान है तो आपस में आपको अंश को ही जोड़ देना है, बाकी कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो आप मुस्कुरा के जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद तो यही है कि वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी और सवाल आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब देखिएगा, इसमें हम सबको समझना है हर असमान हो, मतलब यदि हर समान नहीं होगा तब देखिएगा हम लोग कैसे हल करते हैं। तो यहां पर हर समान ना हो, मान लो दे दिया जाए 3/7 प्लस 4/5। इस तरीके से यदि आपको प्रश्न दे दिए गए तो एक में हर 7 है और एक में हर 5 है। यहां देखिएगा दोनों का 5/5 था, यहाँ दोनों का 56/56 था और यहाँ दोनों का 6/6 है, यहाँ 27/27। मतलब एक तरफ तो हर समान है लेकिन दूसरी ही ओर आपसे कह दिया गया है हर समान ना हो। तो इस दशा में आप करते क्या है? यहां भी हल करने की दो विधियां हैं, दो विधियों से आप इसे हल कर सकते हैं। दो यहां पर नियम क्या है दो विधियों से हल करने का? या तो तिरछा गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए? तिरछा गुणा कर दीजिए, और या फिर हर बराबर कर दीजिए। हर क्या कीजिए? बराबर कर दीजिए, और बराबर करने के लिए आपको लेना पड़ता है लासा। तो इस तरीके से आपको समझना होता है। चलिए हम दोनों विधियां बता रहे हैं, बस आपको समझते जाना है। और आसान विधि यही है कि यदि आप आसानी से हर बराबर ना कर पाओ तो आप तिरछा गुणा कर दो, और यदि आप आसानी से हर बराबर कर ले जाना तो हर बराबर कर देना, तिरछा गुणा नहीं करना। देखो यहां पर ना तो हम 5 को 7 बना सकते हैं और ना ही 7 को 5 बना सकते हैं। तो आसान कहाँ हुआ? ना तो हम हर बराबर कर सकते हैं 7 के रूप में और ना ही हर बराबर कर सकते हैं 5 के रूप में। तो जब बराबर आसानी से नहीं कर सकते तो तिरछा गुणा कीजिएगा। तिरछा गुणा का मतलब है पहले के हर का गुणा दूसरे के अंश में होगा और दूसरे के हर का गुणा पहले के अंश में होगा। और जब दोनों ऊपर गुणा कर लेंगे तो नीचे भी आपस में हरों का भी क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो चलिएगा देखते हैं यहां से आगे। 5 तिहाई, तो 5 का पहाड़ा 3 बार आपको पढ़ना है। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 3 बार। तो 5 एकनम 5, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। तो 5 तिहाई हो गया 15। बीच में क्या लगा है दोस्तों? प्लस लगा हुआ, आप तुरंत नोट कर दीजिएगा प्लस। इसके बाद 7 का पहाड़ा 4 बार, 7 एकनम 7, 7 दूना 14, 7 तिहाई 21 और 7 चौके 28। तो ये हो गया 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो हो गया 28। इसके बाद नीचे भी आपस में गुणा होता है। जब हम लोग तिरछा गुणा करते हैं तो हरों का भी आपस में गुणा होगा। 7×5 = 35। जी हाँ, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। 5 में 8 जोड़िएगा, 5 और 8 हो गया 13। 13 क्या आ गया? 3। 13 के कितना आ गया? 3। हासिल यानी कितना बच गया होगा? 1। 13 आप ऐसे लिखते 1 ढाई 3 इकाई, तो 13 के लिखे 3, हासिल बचा हुआ 1। 2 और 1 3 और 1 हासिल जुड़ गया तो 3 और 1 4। नीचे कितना है? नीचे 35। ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपको कुछ तो समझ में आया ही होगा, और यदि नहीं आया है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल तो आपको जरूर समझ में आएगा, बस आप हिम्मत मत हारिएगा और कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि यदि आप कोशिश करते रहेंगे तो एक ना एक बार आपको तो समझ में आ ही जाएगा।
कभी ना कभी तो समझ में आएगा, लेकिन अब ये है केवल देखते रहिए, कोशिशें ना कीजिए, तब तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। मान के चलिएगा सवाल यदि आप मेहनत किए हैं और आपको सवाल नहीं समझ में आया या नहीं लगा, पर आपने अपनी पूरी कोशिश की है, तो एक ना एक बार में आपको सवाल जरूर समझ में आएगा। एक नहीं, दो बार, दो नहीं, तीन बार, तीन नहीं, चार बार, कभी तो आएगा। लेकिन यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो हम कितनी भी बार बता दें, सवाल आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इतना ध्यान रहे, आप लोग अपना 100% मेहनत कीजिए, आपको सवाल जरूर समझ में आएगा। इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान के चलिएगा और क्वेश्चन, यहां तो हर बराबर नहीं कर पाया क्योंकि बराबर करने का कोई चांस नहीं था, तो तिरछा गुणा करवा दिए। मान लो आपको दे दिया गया 7/8 प्लस 61/24। मान लो इतना कुछ दे दिया गया, 7/8 दे दिया गया और 61/24 दे दिया गया। इतना ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर तो यहां भी नहीं बराबर है। हर है बराबर? जी बिल्कुल नहीं बराबर है, क्योंकि एक में 8 और एक में 24 है। तो हम 24 को तो 8 नहीं बना सकते, लेकिन 8 को हम 24 बना सकते हैं। 8 को 24 बना सकते हैं कैसे? 8 में 3 से गुणा करके। 8 में कितने से गुणा करके? 3 से, क्योंकि आप जानते हैं 8 तिया 24, 8 तिया 24। तो यदि हम हर में 3 से गुणा करेंगे तो गणित का नियम है, मान ना बदलने पाए। आप जोड़ो घटाओ गुणा भाग कुछ भी करो, लेकिन मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये हो गया 7/8। हमें बनाना कितना? 24। तो यहां नीचे 3 से गुणा कर दिए। गणित का नियम है, इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी संख्या से हर में गुणा करते हैं, यदि आप किसी संख्या से हर में गुणा करते हैं, तो आप उसी संख्या से अंश में भी गुणा कीजिएगा, नहीं तो मान में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो गुणे हो गया 3। जितने से आप नीचे गुणा कीजिए उतने से आप ऊपर भी गुणा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस है 61/24। यहां पर 7 तियाएं 21, 8 तियाएं 24, प्लस है 61/24। यहां समझने वाली बात फिर वही आ गई जो पहले थी। हर समान है तो एक हर उतार लीजिए, अंश को जोड़ दीजिए। तो हर फिर आ गया आपका समान, तो एक हर उतार लीजिए, अंश को जोड़ दीजिए। ये हो गया 21 प्लस हो गया 61। अब आप जोड़ेंगे तो कुछ तो ही करेगा। जोड़िए, एक और एक, दो, 2 और 6, 8, और एक शेष बचा हुआ है, शेष नहीं बचा है, ध्यान है, एक और एक 2 ही हुआ, कोई शेष नहीं था। 6 और 2 8, नीचे क्या है? 24। अब यदि आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, क्योंकि 2 से दोनों कट रहे हैं, 2 से कट रहा है दोनों। 2 चौके 8, 2 का नम 2 कट रहा है, ये भी 2 का नम 2, 2 दूना 4। तो यदि आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 8 कट गया। अब 2 को पहाड़ा पड़िए, 2 से तो 2 का नम 2, क्योंकि आप 2 से ही काट रहे हैं। 2 चौके 8, 2 का नम 2। ये भी जब 2 से आप ऊपर काटे तो दुइये से नीचे भी काटिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। या करके आप लिख सकते हैं 2 का नम 2 और 2 दूना 4। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इतना ध्यान रहे, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा, और जो भी आज बताए हैं आप लोग जरूर मेहनत कीजिए और जरूर इसके बारे में आप अभ्यास कीजिए। कुछ उदाहरण आप अपने मन से ले लीजिएगा जिसमें हर बराबर ना हो, और कुछ ऐसे उदाहरण भी लीजिए जिनमें हर बराबर हो। फिर आप अभ्यास करते रहिए, मैथ तो आपको हर हाल में समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। और आज की क्लास दोस्तों बस यही समाप्त की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद।